हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ट्रिकी मैथ विद किशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जय प्रक्रम से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। स्वपोषी किसे कहते हैं? इसको पिछले वाले वीडियो में भी देखे थे, फिर रिपीट कर देते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें क्या आते हैं? तो सभी पौधे आते हैं, पेड़ पौधे सभी क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल आदि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न दिया है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल में लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। पीत रस में उपस्थित पीत लवण वसा का इमल्सीकरण करते हैं, अर्थात वसा की छोटी गोलियों को खंडित कर देते हैं। इससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जठर रस, अग्नाशयिक रस तथा आंत रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस इमल्सीकरण वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा का पाचन होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हमारा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अगर हम भोजन करते हैं तो बिना लार की क्यों नहीं कर लेते हैं? यही टॉपिक हमारा पूछ रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है। तो भोजन के पाचन में लार की निम्न भूमिका है, पहले इसको लिख देंगे। फिर नंबर 1 टॉपिक लिखेंगे, ग्रंथियों में स्रावित लार मुख गुहा को नम बनाए रखती हैं। अगर मान लीजिए लार नहीं रहेगा तो पूरा मुंह कैसा रहेगा? सूखा सूखा रहेगा। इसलिए कोई भी मान लीजिए रोटी हम खा रहे हैं तो रोटी अंदर निगल नहीं पाएंगे। दूसरा चीज़ क्या लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट, हम निगलने में भी हमारा क्या करता है? सहायता करता है। दूसरा टॉपिक लिखा भी हुआ है। तीसरा टॉपिक क्या दिया है? भोजन में उपस्थित मंड का आंशिक रूप से पाचन करती है तथा टाइलिन द्वारा स्टार्च को मल्टोज में बदल देती है। मुंह एवं दांतों को साफ रखती है। अगर दोस्तों लार अगर न रहे हमारे मुंह में तो हमारे मुंह से बदबू आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुंह एवं दांतों को भी हमारी सहायता करती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम्स जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा? अगला प्रश्न दिया दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है? स्वपोषी पोषण क्या है पहले ही बता दिए। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न है। वही कार्बन डाइऑक्साइड, पदार्थों में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, उचित तापमान। दोस्तों, अगर उचित तापमान का मतलब क्या है? अगर ज़्यादा तापमान हो जाता है तो जो पौधे होते हैं वो जल को संग्रहित किए रहते हैं। अगर ज़्यादा तापमान, ज़्यादा तेज़ से धूप हो गई तो सारी जलें क्या होंगी? सूख जाएंगी। इसलिए पेड़ हमारे भी सूख जाते हैं। इसलिए उचित तापमान रहना चाहिए। फिर क्या दिया? स्वपोषी क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसका समीकरण दे दिया ग्लूकोज का। इस क्रिया का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु का उत्पाद जल तथा ऑक्सीजन होते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हमारा? अगला प्रश्न दिया है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है? दोस्तों, यहाँ पे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, वायवीय शोषण किसे कहते हैं और अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। किसे कहते हैं? तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब वायवीय आपको क्लियर हो गया होगा कि वायवीय में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला टॉपिक क्या दिया है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया के अंत में CO2 और जल बनते हैं। यह साधारण श्वसन क्रिया है जो समस्त जीवों में होता है। यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइक्रोकांडिया दोनों में पूर्ण रूप से होती है। इस क्रिया में
ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी मुक्त होते हैं। वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण क्या होता है? इसके जस्ट विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो अवायवीय शोषण आ जाएगा। जैसे इसमें यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, सॉरी दोस्तों, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्राप्त होता है। इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एथिल अल्कोहल C2H5OH, यह असाधारण श्वसन क्रिया है जो प्रमुख रूप से कवक, जीवाणु तथा जंतुओं के कुछ विशेष ऊतकों में ही होते हैं। यह क्रिया केवल जीवद्रव्य में ही पूर्ण होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी होते हैं? तो 2 एटीपी अणु ही मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा? अगला प्रश्न दिया है कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनसे अवायवीय शोषण होता है, माने अनाक्सीय शोषण, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कौन कौन से हैं? हमारे ईस्ट हैं, जीवाणु हैं और परजीवी हैं। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन्हें जीवित रहने के लिए कोई आवश्यकता ऑक्सीजन की नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं? दोस्तों ये प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस प्रकार के शोषण में इथाइल एल्कोहल बनता है? इथाइल एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को ही हम इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? अवायवीय शोषण माने अनाक्सीय शोषण होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यहाँ पे जो मछली का होता है वो 2 चैम्बर वाला होता है। तो मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर वाला होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला प्रश्न दिया है हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवारें मोटी और मजबूत होती है? तो हृदय कितने चैम्बरों में बटा होता है दोस्तों? तो हृदय हमारा 4 चैम्बरों में बटा होता है। 4 चैम्बरों में ऐसे बटा होता है। अब पूछ रहा है जिसमें से 2 क्या होता है? आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो पूछ रहा है दीवार किसकी मोटी, मजबूत और मोटी होती है? तो बायां निलय का जो प्रकोष्ठ होता है वो मजबूत और मोटी होती है। अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है? पाचक एंजाइम कार्य क्या करते हैं? तो पाचक एंजाइम का मुख्य कार्य जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में बदलना अर्थात भोजन का पाचन करना। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा? अगला प्रश्न दिया है मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन्स एवं एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। तो दोस्तों अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों को भी स्रावित करता है। दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय का काम क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछ रहे हैं तो अन्य किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो क्या होती है? यकृत होती है। अगला प्रश्न दिया है पौधों के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों तो जाइलम क्या करता है? हमारा जल का सोहन करता है। अगर जाइलम को निकाल देते हैं पौधों से तो क्या करेगा? चूँकि जाइलम एक संवहन ऊतक है, अतः इसे निकाल देने पर पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन नहीं हो पाएगा और पौधे क्या हो जाएंगे? सूख कर नष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है शुद्धांत में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा? अगला प्रश्न दिया है
किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए, तो कौन कौन से हो जाएंगे। एक कोशिकीय मतलब इनको इनका जो शरीर होता है एक कोशिकीय होता है, और हम लोग क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और अमीबा और पैरामीशियम एक ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिकीय से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और हम लोगों को बहुकोशिकीय जीव। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।